Good morning, dear students. I am Manvi Bajpayee, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya number 1, Armapur, Kanpur. I am going to take up topic from accountancy class 12th, that is entries related to forfeiture of shares, reissue of shares, and then calculation of capital reserve. Let's start our topic. First of all, the topic is forfeiture of shares. Forfeiture means cancellation of shares due to non-payment of amount called by the company from shareholders. Right? This is forfeiture, meaning of forfeiture, that is cancellation. कंपनी शेयर्स को कैंसिल कर देती है और कैंसिलेशन का रीज़न होता है क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांग रही है, उनको शेयर अलॉट कर दिया गया है, अलॉटमेंट का पैसा, कॉल का पैसा मांग रही है, एंड शेयर होल्डर्स आर नॉट पेइंग द अमाउंट ड्यू ऑन देयर शेयर्स. In that condition, shares can be cancelled. Shares के cancellation के time what accounting treatment is done, that I am going to discuss. First of all, when shares are forfeited, the entry will be share capital account debit, securities premium reserve account debit to share forfeiture account to share allotment account to share call account. अब आप पहले इस एंट्री को समझिए. Whatever money we are receiving under the head application, allotment, first call, final call, जो कुछ भी पैसा आप शेयर होल्डर से ड्यू करते हैं, वो ड्यू करने के बाद जो भी पैसा आपके पास आता है, अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल. आपने देखा होगा जब भी हम इशू की एंट्री करते हैं तो वहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है. शेयर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ इशू इज क्रेडिटेड. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं. नाउ वी आर डीलिंग विद द कंडीशन ऑफ फोरफीचर. ये देखिए फोरफीचर की कंडीशन है. वी आर गोइंग टू कैंसिल आउट द शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स हु आर नॉट पेइंग द अमाउंट ड्यू टू द कंपनी. तो कैंसिलेशन के समय अकाउंटिंग का रूल आप जानते हैं कि हम ऑपोजिट एंट्री पास करते हैं. तो शेयर कैपिटल अकाउंट हर कंडीशन में आप क्रेडिट कर रहे थे एट द टाइम ऑफ इशू. अब आप कैंसिल करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे. राइट? अब इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शनल एंट्री है. इसमें मैंने स्टार इसलिए बनाया है कि इट इज़ ऑप्शनल एंट्री. ऑप्शनल इन द सेंस कि अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया होगा. अगर शेयर फर्स्ट कॉल के साथ या फाइनल कॉल के साथ उससे प्रीमियम मांगा गया था तो उसने जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा. कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि SPR, जिसको हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के नाम से जानते हैं,
securities premium reserve is a capital profit and it is credited at the time of issue। ये चीज़ आपको दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेनी है कि SPR जिसको हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के नाम से जानते हैं, इट इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ इशू। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को डेबिट क्यों किया गया है? क्योंकि अब हम कैंसिलेशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख रहे हैं, फोरफीचर कर रहे हैं, और फोरफीचर का मतलब हुआ कि वी आर कैंसिलिंग द अमाउंट विच वॉज ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर हु हैज़ नॉट पेड द अलॉटमेंट और कॉल मनी। Along with that, if it is to be paid along with securities premium reserve, securities premium reserve भी उसके साथ जुड़ा हुआ था, तो वो पैसा भी उसने नहीं दिया होगा। For that reason, we are cancelling the amount of securities premium reserve, and in case of forfeiture, it will be debited. In case of forfeiture, we are going to open a separate account, a new account that is in the name of share forfeiture। जो भी पैसा आपने कैंसिल किया है और जो पैसा कैंसिलेशन के बाद कंपनी ने फोरफीट किया, वो पैसा इस फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। मीन्स कहने का ये है कि जितना भी पैसा शेयर होल्डर ने अब तक पे किया होगा अपने शेयर्स में, वो पैसा शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसके बाद 1 बाय 1 आप सीरियल ऑर्डर से उन सारी एंट्रीज़ को लिखेंगे जो पैसा शेयर होल्डर से नहीं मिला। अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट को आप क्रेडिट में दिखाएंगे, कॉल नहीं दिया तो कॉल को लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सेपरेटली लिखा जाएगा अगर ऐसा प्रोविज़न आपके सवाल में है तो। इसके बाद फिर से हम जब शेयर को फोरफीट कर देंगे, फोरफीचर के बाद री इशू की एंट्री होती है, हम उन्हीं फोरफीटेड शेयर्स को री इशू भी करते हैं, री इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को री इशू कैसे कैसे किया जा सकता है, उसमें तीनों कंडीशंस अप्लाई होती हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। राइट, इट विल नॉट बी गिवन in the question। You have to identify this from paid up value at the time of री इशू। राइट, ये आपके सवाल में दिया नहीं होगा, सिर्फ पेड अप वैल्यू दी जाएगी। पेड अप वैल्यू क्या है वो मैं अभी ये डिस्कस करूँगी जब मैं आपको एंट्रीज बताऊँगी। वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो फोरफीट किए गए थे शेयर्स, उनको पार पर इशू किया जा रहा है, प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है या डिस्काउंट पर है। ये चीज़ याद रखिएगा कि शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, प्रोहिबिटेड है। शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं करना है, री इशू करना है, लेकिन उसमें डिस्काउंट की जगह हम कुछ और एंट्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उसका क्या रीज़न है, ये हम आपको एंट्रीज से बताते हैं। सबसे पहले जब हम री इशू करते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। फर्स्ट केस में इफ reissue price माने पेड अप वैल्यू। राइट, आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि शेयर को कितने रुपए पर री इशू किया गया, वो आप देख लेंगे। इफ री इशू प्राइस यानी पेड अप वैल्यू इज सेम एज पार वैल्यू of share issued previously, पहले जो शेयर इशू किया गया था उसकी पार वैल्यू और पेड अप वैल्यू अगर सेम है तो आप एक कॉमन सी एंट्री लिखेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल सब अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हम कैपिटल लिख देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। इसमें ये ध्यान रखना है कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है और पेड अप वैल्यू जो अब री इशू किया जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। अगर 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये पर री इशू किया गया है, तो इसमें ना तो कुछ कम है ना ज़्यादा है, सिंपल आप एंट्री लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। इसके बाद इसी में दूसरी कंडीशन देखिए, इफ पेड अप वैल्यू इज मोर देन par value of share issued previously, उस कंडीशन में इसका मीनिंग ये हुआ कि 10 रुपये का शेयर था, आपने उसको 11 रुपये पर री इशू किया, इसका मतलब 1 रुपया ज़्यादा है, तो वो 1 रुपये जो आप है किसमें दिखाएंगे, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में दिखाएंगे। यानी यहाँ पर हमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, राइट। ये कब होगा, जब पेड अप वैल्यू यानी री इशू प्राइस जो है वो आपका पार वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू जो थी शेयर की उससे ज़्यादा है, उस कंडीशन में आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में वो ज़्यादा पैसा जो आपने लिया है री इशू के समय वो वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसी की तीसरी कंडीशन है, व्हेन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स reissued is less than the par value। उस कंडीशन में जब पेड अप वैल्यू यानी री इशूड प्राइस पार वैल्यू से कम है, उस कंडीशन में आपको एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट। इसका मतलब कंपनी ने डिस्काउंट पर शेयर को इशू किया है और वो जो डिस्काउंट है वो लॉस है कंपनी के लिए, और उस लॉस को हम फोरफीचर अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे। जो प्रॉफिट था वो फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, री इशू करते समय जो लॉस है उसको फोरफीचर अकाउंट में डेबिट करेंगे। ये एक्चुअल में डिस्काउंट का प्राइस होता है जो री इशू के समय आपने दिया है और आपने डाल दिया शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। इस तरीके से मैंने ये स्टार्ट किया था यहाँ से री इशू ऑफ शेयर से। री इशू करते समय अगर पार वैल्यू पर है, प्रीमियम पर है, डिस्काउंट पर है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ने पर समझ में आएगा कि क्या कंडीशन है। तो क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 3 कंडीशंस यहाँ पर स्पेसिफाई की है कि री इशू प्राइस को हम पेड अप वैल्यू बोलते हैं और री इशू प्राइस को कंपेयर करना है शेयर के ओरिजिनल प्राइस से। अगर सेम है देन इट विल बी बैंक टू शेयर कैपिटल, इफ इट इज़ मोर देन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन होगा, इफ इट इज़ लेस तो आपको लॉस को शेयर फोरफीचर अकाउंट में डेबिट करना है। नाउ द लास्ट एंट्री इज, थर्ड एंट्री जो आपकी होगी दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर फोरफीचर बैलेंस टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, ये करना पड़ता है। जो आपका फोरफीचर से प्रॉफिट हुआ है कंपनी को वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके लिए आप लास्ट में एंट्री लिख देंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट में लिखना है। ऑल द प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स आर टू बी क्रेडिटेड, ये रूल आप जानते हैं। यहाँ पर एक नोट है इम्पॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान रखना है। इफ़ forfeited shares and reissued shares are same, right? उस कंडीशन में क्या करना है, the amount credited in
फर्स्ट एंट्री, कौन सी फर्स्ट एंट्री? जो सबसे पहली वाली एंट्री आपने फॉरफीचर की थी, दिस वन। यहाँ पर देखिए ये वाली एंट्री आपने की है ना, इसको मैं अलग इंक से रिप्रेजेंट करती हूँ। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया था, जो भी आपका पैसा आपने जब्त किया था, कैंसिल करने पर शेयर होल्डर का जो पैसा उसने पे किया था, ये फॉरफीचर अकाउंट में गया था। इस एंट्री में जो भी फॉरफीचर की वैल्यू आपने शो की है, द अमाउंट क्रेडिटेड इन द फर्स्ट एंट्री and the amount debited in entry for reissue will be deducted, राइट? यहाँ से इस एंट्री को डिडक्ट कर देंगे। फॉरफीचर में जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को आप ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। दिस इज कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी एंड द बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये तब करना है जब फॉरफीचर और री इशू का नंबर सेम हो। नाउ सेकेंड नोट इज, इफ नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स and number of reissued shares are different, in that condition you have to apply a formula, राइट? फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ फॉरफीचर इनटू रीइश्यूड शेयर्स डिवाइडेड बाय फॉरफीटेड शेयर्स। यहाँ से आपने जो भी वैल्यू निकाली इसमें से आप लेस कर देंगे डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ री इशू। फिर इसके बाद जो भी आपका आंसर होगा, इस आंसर को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी ये बैलेंस हमारा बचा और इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। कहने का मतलब इतना है कि आपको फॉरफीचर का वो बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है जो बैलेंस उसमें बचेगा आफ्टर री इशू। अगर फॉरफीचर और री इशू वाली नंबर शेयर्स की सेम है तो आपने जितना पैसा फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया था और जितना पैसा फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट हुआ है, लॉस हुआ है कंपनी को री इशू करते समय, वो माइनस करिए और डायरेक्ट जो बैलेंस बचे उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम फॉरफीचर करने जाते हैं, री इशू करने जाते हैं और दोनों की नंबर डिफरेंट होती है। उस कंडीशन में आपको एक एडिशनल स्टेप लेना पड़ेगा और वो एडिशनल स्टेप है दिस फार्मूला, अमाउंट ऑफ फॉरफीचर। ये कौन सा अमाउंट होगा, कौन सा फॉरफीचर वाला अमाउंट लेना है? सबसे फर्स्ट एंट्री में आप जाएंगे और इस फर्स्ट एंट्री में जो फॉरफीचर का अमाउंट आपको दिख रहा होगा, इस अमाउंट को लेना है। फिर इसके बाद ये देखना है कि ये अमाउंट जो आपको दिख रहा है क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है जब हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितने री इशू किए और कितने फॉरफीट हुए थे। यहाँ से एक वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ से वैल्यू जो मिलेगी उसमें से आपने जो डिस्काउंट दिया होगा री इशू के समय, उस डिस्काउंट या लॉस को आप माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, जो भी बैलेंस बचेगा, दैट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो in this way we will complete the entries regarding the forfeiture, reissue and transfer of balance of forfeiture account to capital reserve। इस तरीके से आप इसको कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये सारी एंट्रीज कंसेप्चुअल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए करनी होगी। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।